रविंदर रैना जी तो चलो छोड़ दो, वो तो पता नहीं कौन-सी इलेक्शन लड़ेंगे, पर सेंटर के वो उनको अपने बुलाना आप को पड़ेगा। सीएम देखते हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ वो करें पार्टी, उनको सीएम का उम्मीदवार भी बनाएँ ताकि हमारी पार्टी घर बैठे चुनाव जीत जाए। मैं तो चाहता हूँ कि वो इलेक्शन लड़ें। बीजेपी एक बार बोल दे कि हम इनको सीएम उम्मीदवार बनाते हैं, हम भी फिर ज़्यादा मेहनत ना करें, घर बैठे हमको लोग वोट दे जाएँ और जीत जाएँ। वो तो एक तरीके से जो स्टेटमेंट देते हैं, वो तो कांग्रेस को फ़ेवर करने वाली स्टेटमेंट देते हैं, जो वो बयान देते हैं, उससे सीधा तौर पे फ़ायदा, इतना फ़ायदा मैं पार्टी को नहीं दे पाता दिन-रात मेहनत करके, वो जो एक बयान देके हमारी पार्टी को फ़ायदा देते हैं। चुनावों का समय है, मोदी जी आ रहे, जेपी नड्डा जी आ रहे, राजनाथ सिंह आ रहे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ रहे, नितिन गडकरी आ रहे, यहाँ पर रैलीज होंगी। आपको लगता है एक बार दोबारा से मोदी वेव आएगी, मोदी मोदी हर घर मोदी? ये बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को चप्पा-चप्पा भी घुमा दे, बीजेपी की फिर भी सीटें नहीं आती। इनके नेता जो हैं वो चुनाव नहीं जीत पाएँगे। और आपने कहा 9 साल बेमिसाल, तो मैं कहूँगा 9 साल कुछ सवाल, आपसे कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा। वाले चुनावों में बीजेपी कहाँ दिखती है? बीजेपी दिखती ही नहीं है। क्यों? कैसे क्यों? अगर उनका देखिए दिखता, मैं जवाब तब देता अगर बीजेपी का कुछ वो होता। कारगिल में उस जगह से हार के आए जहाँ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, जो बीजेपी कहती है बुद्धिस्ट हमारा झंडा पकड़ के चलते हैं, हमारे घर-घर प्रचार करते हैं, हमारे साथ हैं। अगर वहाँ के लोगों ने इनके झंडे फाड़ के कांग्रेस पार्टी के झंडे छतों पे लगा लिए, तो सामने दिखता है बीजेपी का राज गया। जयसिद्ध भल्ला है मेरे साथ। जब से जयसिद्ध जो है वो राजनीति में थोड़ा-थोड़ा कदम रख रहे हैं ना, तब से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ें वहां तक गूंज रही है और कह रहे हैं कि ये क्या हुआ? बाप तो पहले ही राजनीति में था, अभी बेटे की उम्र पढ़ाई-लिखाई की थी, उसे भी जो है राजनीति में डाल दिया। जयसिद्ध, सवाल मेरा सीधा है कि कांग्रेस ने जो है एक जीत हासिल की है। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की जीत को? कहा करते थे कि मरी हुई पार्टी है, रीढ़ की हड्डी कभी सीधी नहीं होगी, लेकिन अब 10 सीटें जो है कारगिल से जीत के आई है। देखिए, ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, पर कांग्रेस युक्त भारत होते हुए हमारे को दिख रहा है। चप्पे-चप्पे पे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी निशान लड़ती है, लोग निशान को देख के वोट दबाते हैं। और अब एक नारा ज़रूर चलेगा कि मोर को उत्थे लानी है, पंजे उत्थे लानी है, क्योंकि लोग पंजे को ही वोट देंगे और पंजे को ही विश्वास की नज़र से देखने लग गए हैं। क्योंकि उनको पता है जो बीजेपी ने एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट की, डिविजिव पॉलिटिक्स स्टार्ट की, इसको उससे लड़ा दो, उसको इससे लड़ा दो। कारगिल में लड़ाया इन्होंने, कोशिश कितनी की कि जो शिया हैं और जो बुद्धिस्ट हैं उनकी उनकी सोच अलग है, उनको लड़ाई करवाने की कोशिश की, पर दोनों ने एक होके इनको उठा के फेंक दिया। क्योंकि जब ये लोगों ने महँगाई बनाई, देखा महँगाई चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे शिया हो या कोई कम्युनिटी को हो, नुकसान तो सारों को हो रहा है। तो इकट्ठे होके बीजेपी को उन लोगों ने भगा दिया। और जम्मू कश्मीर में भी अब यही होगा, जब भी चुनाव होगा, सारा डोगरा एक समाज इकट्ठा होकर बीजेपी को उठा के फेंकेगा और पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। अब की बार शून्य पार, बीजेपी का यही नारा होने वाला है जम्मू कश्मीर। बेशक बीजेपी को जो है एक करारी जो है मतलब क्लीन बोल्ड हो गई, लेकिन उन्होंने कहा हमने कारगिल का सपना कभी नहीं देखा, हमने जम्मू कश्मीर का सपना देखा है। देखिए, अगर सपना नहीं देखा तो इनके नेता विक्रम रंधावा जी कैंपेन क्यों कर रहे थे चुनावों में जाके? उनको फिर कैंपेन भी नहीं करनी चाहिए थी। जम्मू के नेता जो जो कारगिल जा रहे थे, उनको वहाँ जाके वोट माँगने का हक ही नहीं था, अगर ऐसी बात थी। आपके सेंटर से आप लोगों ने मंत्री बुलाए एक कैबिनेट छोटी-सी इलेक्शन के लिए, आपने सेंटर के मंत्री बुलाए, हमने तो कोई सेंटर का कोई मंत्री इतना बड़ा पार्टी का नहीं बुलाया कि आओ कैंपेन करो। राहुल जी पहले अपनी टूर पे गए, घूम के आए, वहाँ से उन्होंने वो किया, लोगों से मिले। आपने तो अपने दिल्ली के इतने उच्च स्तर के नेताओं को बुलाया एक छोटे से निकाय चुनाव में, और आपकी लोग उन्होंने तो चलो 2 सीटें दी, जम्मू वाले 2 भी नहीं देके आपको शून्य सीटें देंगे, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है, इतना बुरा हाल किया है कि लोगों को केवल जुमला दिया, जो रोज़गार था वो तो गया ही गया। जो पहले घरवालों के पैसे में चीज़ें आती थी, महँगाई बना के उसको भी आधा सामान आने पे आपने रिवर्स कर दिया, तो जनता इसका जवाब ज़रूर इनको देगी। आप कह रहे हैं कि वहां से 2 सीटें नहीं वहां से 2 सीटें मिली और जम्मू कश्मीर में 2 भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं रविंदर राणा जी पहले 50 पार की बातें करते थे, अब तो कहते थे 90 सीटों पर हम ही हमें और कश्मीर में कमल हमारा है। देखिए, पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि उनको वो तो चलो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, पर उन्होंने बोला 50 पार, तो अब की बार शून्य पार, ये मैं उन्हें कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी शून्य पे आके सिमटेगी। आधे से ज़्यादा इनका जो निकाय चुनाव है उसमें रविंदर रैना जी इलेक्शन लड़ेंगे, कविंदर गुप्ता जी इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़ेंगे कि हम पार्टी की सीटें ले आएँ, क्योंकि इनके जो लोकल बॉडी के इलेक्शन के जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते कॉर्पोरेशन के। इलेक्शन क्यों आगे कराई गई? 26 में से गांधीनगर में से 16 या 17 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बीजेपी के इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाह रहे थे। कह रहे थे भल्ला जी का गढ़ है, हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो सीटें कांग्रेस अनअपोज़ जीत गई थी। लड़ाई जो थी वो 9 सीटों पे थी, वो 9 में से अब इलेक्शन होती तो वो लोगों पे था कितनी वोट आते, 7 सीटें आती, 8 सीटें आती। बीजेपी 1 या शून्य सीट पे हम गांधीनगर के कॉर्पोरेशन में सीमित रखते। मतलब आपका कहने का ये मतलब है साफ तौर पर कि
देखिए गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हाँ आपके जी। पिताजी की है यानी भल्ला साहब की और उनके ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना ही नहीं नहीं चाहते लड़ा। इसलिए छोड़ नहीं दिया। मतलब कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ जो उसके अंडर आ रहे थे, उसमें ये लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब इन्होंने देखा बाकी का मुझे पता नहीं, अब आप मुझसे विजयपुर का पूछोगे वो उसका मुझे पता नहीं है। अपने का पता है, अगर अपने में से 16 इलेक्शन की टिकट नहीं लड़ना चाहते थे, तो 90 में से देखा जाएगा तो इनके तो हालात ऐसे हैं कि 40 तो सीधा-सीधा अनअपोज़्ड बीजेपी की सीटें हार रही थी क्योंकि कोई लड़ने को ही तैयार नहीं था। अब मध्य प्रदेश में देखिए एमएलए का चुनाव है, 7 कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, 3 लोग वहाँ के एमपी आ रहे हैं। इतने बड़े नेता जब छोटे चुनाव में आने लग जाएँ, यानी कि ज़मीन की हालत बड़ी ख़राब है। तो जम्मू-कश्मीर में भी बीजेपी वालों को कैबिनेट के मंत्रियों को उतारना पड़ेगा, चाहे वो एमएलए की इलेक्शन होगी। रविंदर रैना जी तो चलो छोड़ दो, वो तो पता नहीं कौन-सी इलेक्शन लड़ेंगे, पर सेंटर के वो उनको अपने बुलाना आप को पड़ेगा। सीएम देखते हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ वो करें, पार्टी उनको सीएम का उम्मीदवार भी बनाए ताकि हमारी पार्टी घर बैठे चुनाव जीत जाए। मैं तो चाहता हूँ कि वो इलेक्शन लड़ें। बीजेपी एक बार बोल दे कि हम इनको सीएम उम्मीदवार बनाते हैं, हम भी फिर ज़्यादा मेहनत ना करें, घर बैठे हमको लोग वोट दे जाएँ और जीत जाएँ। वो तो एक तरीके से जो स्टेटमेंट देते हैं, वो तो कांग्रेस को फ़ेवर करने वाली स्टेटमेंट देते हैं, जो वो बयान देते हैं, उससे सीधा तौर पे फ़ायदा, इतना फ़ायदा मैं पार्टी को नहीं दे पाता दिन-रात मेहनत करके, वो जो एक बयान देके हमारी पार्टी को फ़ायदा देते हैं। रविंद्र तो राणा कैसे फायदा देते वो हैं? जो बयान देते हैं, तो लोग उसको हास्य की तरीके से लेते हैं। जब वो बोलते हैं हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, जब लोग बाहर जाके देखते हैं पत्थर पे निशान कांग्रेस का है, पत्थर पे नाम कांग्रेस के मंत्री का है, पत्थर पे नाम भल्ला जी का है, तो वो वहीं से हमारी पब्लिसिटी कर देते हैं और वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जिससे लोगों को बीजेपी के लिए और नेगेटिव फीलिंग आती है और जब वो देखते हैं कि बीजेपी को हराना है, कौन-सी पार्टी होप है, किस पार्टी को हम वोट दें, वो देखते हैं यार कांग्रेस पार्टी ही इकलौती होप है जो बीजेपी से गठबंधन ही करेगी, हमेशा बीजेपी की मुखालिफत करेगी। तो उस तरीके से बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो हमारे को फ़ायदा पहुँचाते हैं जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में कितनी बार रविंदर रैना जी गए दौरा करने। रविंदर रैना जी ने कितना बोला कि हमने आपका यूटी का वो दे दिया, आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, आपको अस्पताल देंगे, ये देंगे, वो। तो बीजेपी को तो वहाँ पे 2 सीटें भी आने पे लगी। जहाँ पे वो साल में 10 11 बार जाते हैं, वहाँ पे अगर 2 सीटें हैं, तो जहाँ पे वो 350 दिन 353 354 डे रहते हैं, तो आप सोचो वहाँ क्या हालत होगी? मतलब 253 डेज़ रहते हैं, इतने डेज़ रहते हैं, जहाँ पे वो हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, तो वहाँ इनकी क्या हालत होगी? आप खुद सोच के बताइए। अगर वहाँ 2 सीटें आई हैं, यहाँ तो 2 भी नहीं आएँगी। आने वाले चुनावों में बीजेपी कहाँ दिखती है? बीजेपी दिखती ही नहीं है। क्यों? कैसे क्यों? अगर उनका देखिए दिखता, मैं जवाब तब देता अगर बीजेपी का कुछ वो होता। कारगिल में उस जगह से हार के आए जहाँ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, जो बीजेपी कहती है बुद्धिस्ट हमारा झंडा पकड़ के चलते हैं, हमारे घर-घर प्रचार करते हैं, हमारे साथ हैं। अगर वहाँ के लोगों ने इनके झंडे फाड़ के कांग्रेस पार्टी के झंडे छतों पे लगा लिए, तो सामने दिखता है बीजेपी का राज गया। 9 साल बेमिसाल हैं, लेकिन अब चुनावों का समय है। मोदी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, यहाँ पर रैलीज़ होंगी। आपको लगता है एक बार दोबारा से मोदी वेव आएगी? मोदी, मोदी, हर घर मोदी? देखिए बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को चप्पा-चप्पा भी घुमा दे, बीजेपी की फिर भी सीटें नहीं आती। इनके नेता जो हैं वो चुनाव नहीं जीत पाएँगे और आपने कहा 9 साल बेमिसाल, तो मैं कहूँगा 9 साल कुछ सवाल आपसे, कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा। ये सवाल ये होंगे कि एपटेक जो कंपनी है उसको आपको ऐसा क्या लगाव है जो बार-बार उनसे पेपर कंडक्ट कराते हो? जो वो पेपर कंडक्ट कराते हैं उसमें स्कैम आते हैं, जो उसमें स्कैम आते हैं उनके नाम क्यों नहीं आप सार्वजनिक करते हो? क्योंकि उनमें आपकी सरकार के जो बड़े-बड़े नेता जम्मू कश्मीर के हैं, उनका उसमें उनके साथ डीलिंग होती है, आप तभी उनका नाम नहीं लेते हो। अगर नाम है तो सीधा बताओ। दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी का जब जम्मू कश्मीर में रूल होता था तो गौ हत्या बैन थी, रणबीर पैनल कोड के हिसाब से, आरपीसी के हिसाब से गौ हत्या करना बैन था, जो करता था उसको सज़ा होती थी, जेल होती थी। आपने स्टेटस तोड़ा तो गौ हत्या बंद हो गई, तो आप कैसे हिंदू बात कर सकते हो? आप तो हिंदू विरोधी हो उस हिसाब से, आप तो कहते हो ना जो गाय को नहीं मानता वो हिंदू विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने गाँव का अपना जो झंडा था उसमें गाय का निशान रखा। कांग्रेस पार्टी में जो गांधी जी थे वो गाय को माता मानते थे, जवाहरलाल नेहरू जी उनको माता मानते थे। आपके पार्टी के सावरकर तो ये कहते थे कि इनको माता नहीं मानना चाहिए, ये एक जानवर है। इनके ये पीछे जो है अपना वो क्या बोलते हैं पूँछ रखते हैं और मुँह में भी वो पूँछ रखते हैं, उनको माता कहने का कोई हक नहीं है, वो केवल और केवल एक जानवर है। ये आपकी स्टेटमेंट्स थी। भूपेश बागल जी जब बिल प्रस्ताव लाके आते हैं तो 1100 करोड़ का उसमें वो गाय का गोबर समेत वो बना होता है ब्रीफ़केस, जो कि पहले लेदर का बनता था, ताकि लोगों को पता चले, और उसका मैसेज ये कन्वे किया कि गाय की गोबर बेचने से लक्ष्मी जी का उत्पादन हो सकता है, यानी कि वो पैसा आ सकता है आपके बीच में। आप बताओ, आपने ये काम किया, आपने हमारी रियासत तोड़ दी। रियासत के बाद आप मुझे ये बताओ, आपने हमारा लेजिस्लेचर खत्म कर दिया। खत्म बोलूँगा, अभी पता नहीं इलेक्शन कभी होंगे, नहीं होंगे, हमारे जीते जी होंगे या नहीं होंगे।
इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने ये कहा है कि तय वक्त के अनुसार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन देखनी नहीं, पड़ेगी। सिक्योरिटी सिचुएशन यानी बीजेपी को एक्सपोज़ कर रहे हैं वो एक तरीके से। रविंद्र रैना जी तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति है, बाहर का वे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता जम्मू कश्मीर में। डांगरी से पाकिस्तान के लोग आते हैं, हमारे जवान को शहीद करके चले जाते हैं, कोई बदला नहीं लिया जाता, कोई उनको एडवांटेज नहीं दिया जाता। तो ये तो इनको खुद जवाब देना चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि अगर ऐसा इन लोगों ने विकास किया जम्मू कश्मीर में, जी20 कैसे हो गया? आप कहते हो कि शांति नहीं है, कभी कहते हो जी20 शांति है तो करा रहे हैं, बाद में इनको आप लोग निकालते नहीं हो। एमएलए आपके जो एक्स एमएलए हैं, मिनिस्टर हाउस अभी भी लेके बैठे हैं। जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। जब कहते हैं डेली वेजरों को पक्का करो, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है डेली वेजरों को पक्का करने का। तो बीजेपी का जो मनगढ़ंत जो ये कहानियाँ सुनाते हैं, लोग अब बहुत पक चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके पार्टी के जो लोग हैं, ये जब कोई भी चुनाव होगा, इनके नेताओं का भी मन करेगा लोगों से जाके वोट माँगने का। इनका एक ही नारा सामने आएगा कि हमारी तबीयत खराब है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक सवाल आ गया दिमाग में जाते-जाते पूछ लेती हूँ। जब गुलाम नबी आज़ाद थे, कांग्रेस बहुत ज़्यादा नीचे थी। लगता नहीं था कांग्रेस ऊपर आ पाएगी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उनके जाने के बाद कांग्रेस एक दोबारा से जो है पावर में आ गई? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब एक व्यक्ति ये सोच लेता है ना कि मैं ही मैं हूँ, जैसे रावण ये सोचता था कि लंका मेरे अधीन है, मैं ही मैं हूँ, तो मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसी बात नहीं थी। जब विभीषण जी जो थे सत्य के लिए थे, उन्होंने पास वो छोड़ा, तो वो सत्यवादी थे, वो अहंकारवादी थे, उन्होंने छोड़ा तो वो सारा कुछ नीचे गिर गया और खत्म हो गया, लंका बिल्कुल समाप्त हो गई। बीजेपी में इनके भी अंदर ये था कि ये समझते थे कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, कोई आगे ना आए, कोई जब हमारा जयपुर रेज़ोल्यूशन आया कांग्रेस में कि केवल यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा, एक वक़्त पे ये भी यंग थे तो इनको पार्टी ने आगे लाया। जब आपकी एज होगी तो आपका दायित्व बनता है कि यंग बंदों को आगे लाना। जब उनकी एज हो जाए तो वो यंग बंदों को आगे लाए। और जब से मेरे को एक चीज़ पर्सनली समझ नहीं आती, जब हज़ार किसान शहीद हुए, मोदी जी का एक जवाब नहीं आता, एक आँसू नहीं टपकते। मणिपुर में स्त्रियों को निर्वस्त्र होके घुमाया जाता है, वो शहीद होते हैं, एक बयान नहीं आता। परंतु गुलाम नबी आज़ाद जी जो अलग पार्टी के हैं, ऐसा क्या होता है उनका आखिरी दिन पे उनको आँसू आते हैं और वो 3 महीने के बाद सरकार छोड़ते हैं, तो ये जवाब तो आज़ाद जी को भी देना चाहिए, आज़ाद साहब जी को भी देना चाहिए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उम्र में मुझसे बड़े हैं और ये जवाब बीजेपी के नेताओं को भी देना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयसिद्ध बल्ला जिन्होंने तमाम सवालों के जो है वो जवाब दिए। आपने देखा कि कांग्रेस के लिए जिसे कहा करता था बीजेपी पार्टी कहा करती थी कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, सीधी नहीं होनी। अब रविंदर राणा जी भी देख रहे होंगे और बाकी बीजेपी पार्टी भी देख रही होगी कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सीधी हुई है या उनकी रीढ़ की हड्डी अब टेढ़ी होने जा रही है। और जिस तरह से भी रविंदर राणा जी ने कहा कि कारगिल का हमने कभी सपना ही नहीं देखा, हमने सपना तो जम्मू कश्मीर का देखा है, तो कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाएँगे। उनका सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और रिजल्ट जब आएगा तब पता भी चल जाएगा कि मैंडेट जो है कौन-सी पार्टी को मिला है।